गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, जहां पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे कि ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं, उसकी थोड़ी विस्तृत व्याख्या करेंगे, जितनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में। तो इसके बारे में हम स्थानीय स्वशासन की बात करें तो इसके बारे में सर्वप्रथम जो हमें इसका विवरण मिलता है, जो मैग्स्थनीज की इंडिका है उसमें मिलता है, उसमें नगरीय स्वशासन का उदाहरण मिलता है। इसके बाद में 1872 में लॉर्ड मेयो ने पहली बार विकेंद्रीकरण नीति अपनाई और इसके 10 साल बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। जब 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की तो इसी कारण से जब पहली बार हुआ है तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को ही कहा जाएगा। अब हमारा देश तब अंग्रेजों के अधीन था, उसके बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में क्या क्या प्रोसेस हुए, संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद में पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर क्या भारत का स्टैंड रहा, उसके बारे में बात करें। तो भारत का जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में एक नीति निर्देशक तत्व है, जिसको राज्य लागू करे या नहीं करे उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान किया गया कि पंचायती राज गठन की बात कही गई, ये राज्य पंचायती राज का गठन करेंगे। और ये जो नियम है ये गांधी जी के सिद्धांत है, एक सागरवर्तीयता, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर आधारित है और उससे प्रभावित है। तो अब सरकारी तौर पर पंचायती राज संस्थाओं को लेकर क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, क्या प्रयास किया गया पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर के, तो इस प्रयास की कड़ी में भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके बाद में 1953 में राष्ट्रीय विस्तार नीति नामक एक कार्यक्रम, ये 2 कार्यक्रम 1952 और 1953 में चलाए गए। इन दोनों ने ये सुझाव दिया गया कि भाई जो है इसका विकेंद्रीकरण किया जाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। तो सरकार ने इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई, उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने इन दोनों कार्यक्रमों जो रिपोर्ट थी उसकी समीक्षा की और उसकी समीक्षा करने के बाद में उन्होंने अपना जो डिसीजन दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव दिया और उसके बाद में उसको त्रिस्तरीय ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर बनाने का सुझाव दिया। तो इस सुझाव को मानते हुए तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को हमारे राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव से इसका शुभारंभ किया। पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हमारे नागौर जिले के बगदरी गांव से किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। तो इसी कारण जब पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन या गठन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, तो इसलिए पंचायती राज संस्थाओं का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और स्थानीय या सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। तो विकेंद्रीकरण लोक विकेंद्रीकरण का जनक है वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। अब ये पहला था। अब दूसरा उद्घाटन, इसके बाद में दूसरा और कार्यक्रम चलाया गया 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में 1959 में। अब है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसने करवाए, तो आंध्र प्रदेश था जिसने पंचायती राज संस्थाओं के सर्वप्रथम चुनाव कराए। इसके बाद हम बात करें कि 1959 से लेकर 77 तक विभिन्न उतार चढ़ाव हुए, कभी समय पर चुनाव हुए, कभी नहीं हुए। तो इस प्रकार के दौर को हम पंचायती राज संस्थाओं का संकट काल कहते हैं। 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने,
तो उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं की दिशा में सुधार का कार्य करना चाहा। तो इसमें सुधार के लिए उन्होंने भी एक समिति बनाई, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एक तो सुझाव ये दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को द्विस्तरीय बनाया जाए, 2 स्तर पर बनाया जाए। इसके बाद में उन्होंने एक ये सुझाव दिया कि SC और ST है उनको पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए। तीसरी अहम बात ये कि राजनीतिक दल है उनको भी पंचायती राज चुनावों में भाग लेना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति की तो एक थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, और दूसरी बात थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण त्रिस्तर पर किया जाए। और इसके बाद में मोरारजी देसाई ने जो समिति का गठन किया था, अशोक मेहता समिति ने 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। और वह जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो ये है कि एक तो पंचायती राज संस्थाओं का गठन द्विस्तर पर किया जाए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में SC ST के लोगों को आरक्षण दिया जाए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि राजनीतिक दल है उनको भी पंचायती राज चुनावों में भाग लेना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उसको लागू करने का प्रयास कर्नाटक सरकार ने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी किसी कारणवश। इसके बाद में धीरे धीरे और इसके बाद में राजीव गांधी सरकार बनी, और राजीव गांधी ने भी पंचायती राज संस्थाओं के सुधार के लिए अच्छे कार्य किए। तो उन्होंने इसके सुधार के लिए एक समिति बनाई, लक्ष्मीमल जी सिंघवी हमारे जोधपुर के थे। उनके नेतृत्व में एक ये कमेटी बनाई कि भाई कैसे पंचायती राज संस्थाओं का उद्धार किया जाए। तो इसके बारे में लक्ष्मीमल सिंघवी ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्था है उनको एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संविधान में इनके लिए कुछ प्रावधान किए जाए। इस समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने संविधान संशोधन और कानून का प्रावधान किया। तो उन्होंने 64वां और 65वां संविधान संशोधन बिल लाया। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि लोकसभा में पारित होने के बाद में राज्यसभा से ये पारित नहीं हो पाया, इसलिए राजीव गांधी जो 64वां और 65वां संविधान संशोधन लाना चाह रहे थे वो नहीं हो सका। इसके बाद में ये विधेयक राज्यसभा में अटक गया, लेकिन फिर भी राजीव गांधी ने अच्छा प्रयास किया, इसलिए आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जो जनक है राजीव गांधी जी को कहा जाता है। भारत में हमने ऐसे 4 जनकों की बात की कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, पंचायती राज संस्थाओं का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक राजीव गांधी, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो ये नहीं हो पाया। इसके बाद में 1991 में PV नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उन्होंने भी इसके सुधार के लिए एक समिति बनाई, और नाथूराम मिर्जा जी की अध्यक्षता में इस समिति को बनाया। और इस समिति की भी यही सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो राजीव गांधी ने जो ड्राफ्ट बनाया था वो पारित नहीं हो पाया, तो उसी को 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया, और उन्हें 73वां और 74वां संविधान संशोधन कहा गया। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण पंचायती राज का, और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी या नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात कही गई। अब हम बात करें कि 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान है, ये कैसे है, कैसे बना, क्या हुआ, इसके बारे में बात करें तो इसके लिए ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं के सुधार के लिए 73वां संविधान संशोधन बनाया गया। और ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख जो संविधान का भाग 9 है, और अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक कुल 16 अनुच्छेदों में इसका विवरण किया गया है, वर्णन किया गया। तो ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का जो इनके लिए एक अनुसूची भी बनी हुई है, तो इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। और 73वां संविधान संशोधन भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए इसी दिन, आज के दिन हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को, जब ये
73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में कुछ गिने चुने जो जगह थी उन जगहों को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तो इसी वजह से 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और इसके बाद में इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य दिए गए जिसके कारण वो 29 कार्यों पर अपना कार्य कर सकते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन है वो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू किया गया और अनुच्छेद 243 के अनुसार 73वां संविधान संशोधन है वो कुछ राज्यों कुछ स्थानों पर लागू नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा? एक तो मेघालय में लागू नहीं होगा, मिजोरम में, नागालैंड और दिल्ली, जम्मू कश्मीर भी था इसके साथ में, लेकिन धारा 370 हटने के बाद में वहाँ पर भी शायद लागू हो गया। इसके बाद में मणिपुर का जो स्वायत्त शासी क्षेत्र था वहाँ पर भी ये 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी ये स्थानीय 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। अब हम पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जो 73वां संविधान संशोधन है उसके बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 243A इसमें ग्राम सभा का विवरण है। तो ग्राम सभा एक सबसे छोटी सभा होती है और ग्राम सभा का गठन एक ग्राम पंचायत में जितने भी पंजीकृत मतदाता है उन मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। और ग्राम सभा के गठन में जो वहाँ के मतदाता है उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, इसलिए लोकतंत्रीय स्वशासन व्यवस्था का ये प्रत्यक्ष और सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब ग्राम सभा की बैठकें कब कब और कितनी होती है इसके बारे में तो एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें जरूरी है, लेकिन हमारे राजस्थान में ये 4 बैठकें हो रही है। कब कब हो रही है? एक तो 26 जनवरी राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस पर इसकी एक बैठक होती है। दूसरी बैठक 1 मई को हमारा मजदूर दिवस होता है उस दिन होती है। और 15 अगस्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के दिन होती है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भी होती है। अब हम बात करें तो ग्राम सभा की गणपूर्ति या कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने लोग आएंगे तभी ये ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी। तो कुल मतदाताओं की संख्या का 1/10 मान लो 1000 मतदाता है तो उसमें से 100 मतदाता आएंगे तभी ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी। और ग्राम सभा की बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है? तो ये तो सरपंच करता है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता है वो सरपंच द्वारा की जाती है। और ग्राम सभा के कार्य क्या क्या होते हैं? तो ग्राम सभा के कार्य है कि ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए गत वर्ष में या उस वर्ष में जो कार्य किए गए हैं उसकी जांच करना, समीक्षा करना। इसकी बैठकों में सभी सामाजिक समुदाय भी भाग लेते हैं और सामाजिक अंकेक्षण का जिसे सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं तो वो भी कार्य किया जाता है। राजस्थान में ग्राम सभाओं का गठन कब प्रारंभ हुआ इसके बारे में बात करें तो 26 जनवरी 1999 को जयपुर जिले के सांगानेर पंचायत समिति की मुहाना ग्राम पंचायत से प्रारंभ किया गया। कब किया गया, कहाँ से किया गया? तो 26 जनवरी 1999 और जयपुर जिला और उसकी पंचायत समिति सांगानेर और ग्राम पंचायत मुहाना से ग्राम सभाओं का गठन किया गया। अब हम बात करें तो पंचायतें 3 स्तर की होगी, ये आर्टिकल 243B में कहा गया है कि 3 स्तर होगा। ये सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। और 3 स्तर कौन कौन से होंगे पंचायती राज संस्थाओं के? तो एक तो ग्राम पंचायत स्तर है, दूसरा ब्लॉक है या खंड स्तर है जिसे पंचायत समिति कहते हैं, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद कहते हैं हम उसे। तो अब इनके कौन कौन मुखिया है, इसके क्या सरकारी अधिकारी कौन कौन है, जनप्रतिनिधि कौन है, इनको शपथ कौन दिलाता है और ये त्याग पत्र किसे देते हैं और इनके वेतन कितना है, तो इसके बारे में हम बात करें तो हमारी ग्राम पंचायत स्तर पर होती है जिसका जनप्रतिनिधि होता है सरपंच। और अब इसका सरकारी अधिकारी की बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी होता है। पहले ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव होता था, बाद में वसुंधरा सरकार ने इसका नाम बदलकर अधिकारी का दर्जा दिया गया और जिसे ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। और अब ये ग्राम पंचायत का जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है सरपंच,
उसको शपथ कौन दिलाता है? तो पीठासीन अधिकारी दिलाता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जो चुनाव कराने के लिए आता है, उसका मुख्य जो अधिकारी होता है पीठासीन अधिकारी, वो चुनाव खत्म होने के बाद में गणना करते हैं। गणना करने के बाद में उनको शपथ दिलाते हैं। अगर चाहे कि सरपंच किसी को अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो ब्लॉक विकास अधिकारी को, बीडीओ ब्लॉक विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है। और वेतन की बात करें तो प्रतिमाह 5,000 वेतन सरपंच को मिलता है। अब हम अगली बात करें तो हम बात करेंगे पंचायत समिति की। पंचायत समिति का जनप्रतिनिधि होता है प्रधान, और यहाँ का सरकारी अधिकारी होता है ब्लॉक विकास अधिकारी, और इनको शपथ भी बीडीओ ही दिलाते हैं। अब ये त्याग पत्र किसे देते हैं? तो जिला प्रमुख को देते हैं। और इनकी जो वेतन की बात करें तो इनका वेतन है 7,500 रुपये। अब हम बात करें तीसरा स्तर, सर्वोच्च स्तर है पंचायती राज संस्थाओं का, तो वह है जिला परिषद। जिला परिषद का जनप्रतिनिधि होता है वो जिला प्रमुख होता है, और इसका सरकारी अधिकारी होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO। अब शपथ कौन दिलाता है? तो कलेक्टर दिलाता है। अगर ऑप्शन में अपने को कलेक्टर नहीं होता है तो CEO आए तो वो भी करेक्ट हो जाता है। और त्याग पत्र किसे देते हैं? ये संभागीय आयुक्त को देते हैं, और इनका वेतन 10,000 है। अब हम बात करें तो इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल का वर्णन है जो 243 अनुच्छेद 243E में किया गया है। तो सामान्यतः इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। अगर किन्हीं कारणों से पद 5 वर्ष से पहले ही रिक्त हो जाता है तो शेष अवधि के लिए वापस 6 माह के लिए चुनाव करवाना जरूरी है। मतलब किसी कारणवश, और पुनः चुनाव है वो शेष अवधि के लिए होंगे। ऐसा है कि भाई 2 वर्ष के बाद में किसी ने इस्तीफा दिया है तो 6 माह के अंदर अंदर उसका चुनाव कराना जरूरी है। और चुनाव वो कितने समय के लिए करवाया जाएगा? जैसे मान लो 2 साल सरपंच रहने के बाद में उसने इस्तीफा दिया और 6 माह के बाद में उसका चुनाव कराया तो वह 2.5 वर्ष तक चुनाव मान्य रहेगा। अब आरक्षण की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने कहा था कि SC ST को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो उसको फलीभूत करते हुए इस अधिनियम ने क्या कहा है कि आरक्षण का जो वर्णन है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 243D में किया गया है। तो कोई भी राज्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देगा। कैसे देगा? जनसंख्या के अनुपात में। जितनी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में उसका आरक्षण सीटें निर्धारित होगी। और पंचायती राज चुनावों में OBC को भी आरक्षण देना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब SC ST को देना ही है, अगर राज्य चाहे तो OBC को भी आरक्षण दे सकता है। तो राजस्थान में OBC को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है। कोई भी राज्य पंचायती राज संस्था के चुनाव में महिलाओं को न्यूनतम 33% तो आरक्षण देगा ही देगा, लेकिन चाहे तो अधिकतम 50% तक आरक्षण भी दे सकता है। तो हमारे राजस्थान में महिलाओं को आरक्षण 50% 2008 में दिया गया। इस आरक्षण से संबंधित अभी विवाद चल रहा है उच्च न्यायालय में, तो लंबित है, इसके बाद में जो भी फैसला आएगा, लेकिन वर्तमान में 50% आरक्षण है। आगे बात करें तो इनके कार्य क्या क्या है? कार्यों के जो वर्णन है, विवरण है, कहाँ पर किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G में किया गया है कि इनका क्या क्या कार्य। कोई भी राज्य पंचायती राज संस्थाओं को अधिकतम 29 कार्य दे सकता है। कितने? 29। ये भी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया, लेकिन 29 में कितने देगा ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राजस्थान में जब ये अधिनियम लागू हुआ तो पंचायती राज संस्थाओं को 18 कार्य दिए गए, लेकिन 5 कार्य बाद में 2 अक्टूबर 2010 को JP चंदेलिया समिति की सिफारिश पर दिए गए। JP चंदेलिया जो समिति थी उसने 2 अक्टूबर 2010 में ये सिफारिश की, ये 5 कार्य है जो पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। तो वो कौन कौन से थे? एक तो था प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जितने भी थे वो प्राथमिक शिक्षा भी ग्राम पंचायतों को दिया गया। प्राथमिक चिकित्सा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये अधिकारिता के जो ये 5 कार्य थे ये 2 अक्टूबर 2010 को ग्राम पंचायतों को दिए गए।
अब है कि अब बात आई कि भाई ग्राम पंचायतें होगी तो इनका चुनाव कौन कराएगा। इनके चुनाव की बात भी आई। तो इनके चुनाव की बात आई तो चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। तो निर्वाचन आयोग का वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है, विवरण है जो हमें मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में। जैसे राष्ट्रीय चुनाव आयोग है ऐसे ही राज्य चुनाव आयोग है, तो उसका विवरण 243 के में मिलता है। तो इस आयोग का उल्लेख भारतीय मूल संविधान में नहीं था। ये कब आया? ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका वर्णन आया, मूल संविधान में नहीं था। और इस आयोग का उल्लेख जो तो मैंने बता दिया है 243 के में है। और इसकी स्थापना 1994 में की गई राजस्थान में। और राजस्थान में इस आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त और एक राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है। एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है और एक अधिकारी होता है। अब हम आगे बात करें तो वर्तमान में इस आयोग एक सदस्य है और इस आयोग का आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस आयोग की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है और आयुक्त की जो योग्यता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु अधिकतम जो भी पहले हो जाए उसके ऊपर है। त्याग पत्र किसे देता है? ये राज्यपाल को देता है। अब हम बात करें तो राजस्थान का प्रथम निर्वाचन आयुक्त था वो अमर सिंह राठौड़ थे। जब 1994 में राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तो उस समय जो पहला निर्वाचन आयुक्त बनाए गए तो अमर सिंह राठौड़ को बनाए गए। और राज्य में वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है वो प्रेम सिंह जी मेहरा है। और राज्य में वर्तमान राज्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार जी है। और इनके कार्य क्या क्या है कि ग्रामीण व नगरीय शासन के चुनाव करवाना, जो पंचायती राज संस्थाओं के और नगरीय शासन के चुनाव है वो ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। और इसका क्या है कि चुनाव से संबंधित मतदाता सूचियों को तैयार करना, चुनाव से संबंधित के कौन कौन चुनाव दे पाएगा इससे संबंधित सूचियां का भी प्रकाशन और निर्माण करता है। इन चुनावों से संबंधित विवादों को निपटारा करता है। अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उन विवादों का निपटारा भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें राज्य वित्त आयोग। जैसे राष्ट्रीय वित्त आयोग होता है ऐसे ही राज्य वित्त आयोग भी होता है। तो राज्य वित्त आयोग का विवरण है, वर्णन है हमें 243I भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I में मिलता है। इस आयोग का उल्लेख भी मूल संविधान में नहीं था क्योंकि ये पहले राज्यों से संबंधित ऐसी बातें थी नहीं। जब पंचायती राज संस्थाएं बनी तो राज्य निर्वाचन आयोग भी बना और राज्य वित्त आयोग भी बना। तो इसका भी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ये भी भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रति 5 वर्ष के बाद इस आयोग का गठन किया जा सकता है, किया जाएगा। 5 वर्ष के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है। तो वर्तमान तक हमारे राजस्थान में 5 बन चुके हैं और छठा शायद अभी घोषणा मेरे हिसाब से नहीं हुई, जो हो जाएगी लॉकडाउन की वजह से। तो 5 हो चुके हैं। तो पहला इसका 1 अप्रैल 1995 से लगाकर 31 मार्च 2000 तक जिसके अध्यक्ष थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में ये पहला वित्त आयोग बना। और जो अभी हमारा 5वां वित्त आयोग चल रहा था उसका भी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक डॉक्टर ज्योति किरण इसकी अध्यक्ष थी। बाकी की भी बात करें तो दूसरा 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक हीरालाल देवपुरा इसके अध्यक्ष थे। और तीसरे की बात करें तो 1 अप्रैल 2005 से लगाकर 31 मार्च 2010 तक इनके अध्यक्ष माणक चंद सुराणा थे। और चौथे की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक BD कल्ला जो वर्तमान में मंत्री भी है राजस्थान सरकार में, वो इसके थे। अब राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था, ये तो मैंने बात करी थी। अब बात करें तो इनके कार्य क्या क्या है। तो पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान का भाग तय करना कि पंचायती राज संस्थाओं को कितना अनुदान दिया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना, कौन सा कर किसको देना है, किससे लेना है।
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देना और राज्यपाल द्वारा दिया गया अन्य कार्य भी करना, ये भी इनके कार्य है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बात करेंगे अगले वीडियो में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।